Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. स्टूडेंट चैप्टर 5 हमने स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी डिस्कवरी हमने देख ली। इसके अलावा हमने E/m वैल्यू देखी इलेक्ट्रॉन की, और हमने मिलीकनॉइल ड्रॉप मेथड की मदद से इलेक्ट्रॉन पे चार्ज देखा। उसके बाद हमने मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी देखा और इन तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स का कंपैरिजन किया। कंपैरिजन करने के बाद हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में। इम्पॉर्टेंट है, पेपर में बार बार ये आ भी चुका है। उसके बाद हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये भी एज लॉन्ग क्वेश्चन भी आया है, और इसके पास्टुलेट्स में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पास्टुलेट्स भी पूछे गए हैं। किस तरह एक्सरसाइज में क्वेश्चन में मैं डिस्कस करूँगा भी। इसी तरह लास्ट में हमने बोहर्स एटॉमिक मॉडल डिस्कस किया, ये भी एज लॉन्ग क्वेश्चन एक बार आ चुका है। तो ये हमने लास्ट अपने लेक्चर में डिस्कशन की थी। आज का जो हमारा डिस्कशन है या जो हमारा टॉपिक है आज का, दैट इज़ डेरिवेशन ऑफ रेडियस एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। कि अगर किसी एटम के nth ऑर्बिट में, लेट से ये कोई एटम जिसका ये न्यूक्लियस है और ये nth ऑर्बिट है, कोई पहला भी हो सकता है, दूसरा भी, तीसरा भी, कोई भी ऑर्बिट हो सकता है, तो मैंने nth ऑर्बिट कह दिया। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन का रेडियस, उस nth ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ हम ये भी मालूम करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी उस nth ऑर्बिट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज ये जो पूरा टॉपिक है ये 2 लेक्चर्स में होगा। पहले लेक्चर में हम रेडियस मालूम करेंगे और दूसरे लेक्चर में बेटे हम एनर्जी मालूम करेंगे ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो आज जो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं, हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं किसकी, रेडियस की, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो बेटे स्टार्ट करते हैं इसे। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप देखें तो मैंने एक डायग्राम एक बनाई है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो सेंटर में जो थिक पार्ट मैंने दिखा दिया, ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस की अगर बात करूं तो न्यूक्लियस यहाँ पे जो Z मैंने लिख दिया, Z का मतलब एटॉमिक नंबर है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है जी, आप इसे नंबर ऑफ प्रोटॉन कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आल्सो कॉल्ड प्रोटॉन नंबर, के जितने प्रोटॉन हैं वो प्रोटॉन नंबर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद बेटे E+ मैंने यहाँ पे लिख दिया। E+ का मतलब यहाँ पे चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो ओवरऑल अगर आप न्यूक्लियस पे चार्ज देखना चाहेंगे तो एक प्रोटॉन का चार्ज और जितने प्रोटॉन मौजूद हैं आप उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब ओवरऑल चार्ज ऑन न्यूक्लियस आपके पास क्या होगा, ये बेटे आपके पास होगा किसके इक्वल, ZE पॉजिटिव के नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज। जितने प्रोटॉन है वो और एक प्रोटॉन का चार्ज मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल न्यूक्लियस पे चार्ज आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये आपने इसमें 1-2 बातें याद रखनी है। उसके बाद जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी मैं आपको बताता जाऊँगा। स्टार्ट करते हैं जी हमारा आज का काम। कि लेट से हमारे पास कोई एटम है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस पर जो चार्ज है मैं इसे लिखूंगा चार्ज ऑन न्यूक्लियस। मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूँ, दैट इज ZE पॉजिटिव, ठीक है। न्यूक्लियस पर इतना चार्ज है, क्यों, क्योंकि जितने प्रोटॉन और प्रोटॉन पर चार्ज। तो अब इस न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग कर रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि n इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, क्योंकि हम nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो मैं nth ऑर्बिट ही लिख देता हूँ, या आप एनी ऑर्बिट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ऑर्बिटिंग कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्विंग विद, इसकी वैसे तो जो एंगुलर वेलोसिटी होगी क्योंकि ये ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन हम इसकी लीनियर वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे। तो लीनियर वेलोसिटी हमेशा रेडियस के साथ 90 के एंगल पर होगी। तो मैंने यहाँ पे रेडियस के साथ 90 के एंगल पे लीनियर वेलोसिटी के लिए मैंने लाइन दिखा दिया आपको, यहाँ वेक्टर दिखा दिया। तो मैंने लिखा कि एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट रिवॉल्विंग विद लीनियर
वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी कितनी है, v है। ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेट m है, कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मास है वो क्या है, m है, एंड जो चार्ज है वो कितना है, E नेगेटिव है। यानी कि जितना प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। एक और बात आपने याद रखनी है कि अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग कर रहा है तो जब भी कोई बॉडी किसी सर्कल में मूव करती है तो उसे सर्कल में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है। तो यहाँ पर सर्कल में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इससे भी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगी। वो फोर्स कहाँ से आएगी, दैट सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी कूलम फोर्स। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बात को। तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा कि वी नो इलेक्ट्रॉन या कूलम फोर्स की डायरेक्ट हम बात कर लेते हैं। वी नो बाय कूलम्स लॉ, कूलम लॉ की मदद से हमें पता है कि देयर इज कूलम फोर्स किस किस के दरमियान है जी, बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। मैं इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस पूरा लिखा ताकि आपको पता रहे। अब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो है वो कूलम फोर्स है। और कूलम फोर्स क्या थी, आप सबको पता ही होगा कि F इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वेयर। और यहाँ पे अगर मैं K की भी वैल्यू पुट कर दूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वेयर। तो ये आपके पास क्या है, कूलम फोर्स है। ठीक है। अब इस कूलम फोर्स की इक्वेशन को हम अपनी जो सिचुएशन है उसके साथ एडजस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि कूलम फोर्स यहाँ पे आपके पास क्या होगी कि F आपके पास इक्वल हो जाएगा किसके जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो वैसे ही आना है। चार्जेस आपके पास कौन से हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और दूसरा चार्ज कौन है, न्यूक्लियस है। ये दो आपके पास चार्जेस हैं, ये आपके पास Q1 है, ये आपके पास Q2 है। तो इसका मतलब मैं लिखूंगा जी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E नेगेटिव था और न्यूक्लियस पे चार्ज क्या था, Ze प्लस था। तो मैं लिख सकता हूँ इसी इक्वेशन को कि Q1 आपके पास क्या है, E नेगेटिव, Q2 क्या है, Ze पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय नेक्स्ट आपके पास है जी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो मैं भी यहाँ पे लिख दूंगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर। अब अगर मैं इस इक्वेशन को फर्दर जो है वो अरेंज करूं तो मैं लिख सकता हूं कि F इक्वल टू ZE स्क्वेयर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वेयर। यहाँ पे एक E पॉजिटिव था और एक E नेगेटिव था, मैंने E स्क्वेयर लिख दिया। क्यों, ज़रा मेरी बात को दोबारा से याद कीजिए। मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज की मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। दोनों पार्टिकल्स पे चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है, चार्ज की नेचर डिफरेंट है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। आप पॉजिटिव नेगेटिव को अगर हटा दें और मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। तो मैंने फिर E प्लस E माइनस की बजाय E लिख के उनका स्क्वायर कर दिया। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि एज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज सेम। क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज की मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन E प्लस था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E नेगेटिव था। अगर मैं इनकी नेचर को जो है वो इग्नोर कर दूं तो मैं फिर इससे कह सकता हूं
कि ये जनाब आपके पास ई ही होगा सिंपल, या ई पॉजिटिव ई नेगेटिव, अगर नेचर को इग्नोर करूँ तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए ई जो था उसे स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आ गया। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे बात आ रही है दैट इज़ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? वो कहते हैं जी कि एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर भी आप कह सकते हैं। अब परमिटिविटी क्या है? देखिए बेटे, अगर मैं एक क्लासरूम के डोर पे खड़ा हो जाऊं और मैं 1 सेकंड में जितने स्टूडेंट्स को एंटर होने दूंगा क्लास में, वो मेरी परमिटिविटी होगी इन दी डोर फॉर दी स्टूडेंट्स। इसी तरह दो चार्जेस को अगर आप स्पेस में रखते हैं, स्पेस उनको कितना अट्रैक्ट होने देगी, ये स्पेस की परमिटिविटी है। अगर दोनों चार्जेस को आप वुडन जो है वो बार पे रख देंगे, वो कितना अट्रैक्ट होने देगी, वो वुड की परमिटिविटी है। इसी तरह हर मटेरियल की अपनी परमिटिविटी होती है। तो इट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.84 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर। ये बेटे इसकी वैल्यू होगी इन फ्री स्पेस। अभी तक मैंने कोई मुश्किल बात नहीं की, मैंने बहुत सिंपल जो बातें थी उन्हें डिस्कस किया। मैंने कहा जी कि कूलम फोर्स हमने अप्लाई की, और कूलम फोर्स के रिजल्ट में हमारे पास जो इक्वेशन बनी F इक्वल टू ZE स्क्वायर 4 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बताया कि E को क्यों मैंने स्क्वायर किया, उसकी रीज़न यहाँ पे दे दी, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, मैंने उसकी जो था वो यहाँ पे बता दिया। MCQ है, इंपॉर्टेंट पूछा भी गया है, मे बी पूछा जाए इस बार भी, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब ये जो कूलम फोर्स है ये कहाँ से आती है? ठीक है, ये कूलम फोर्स आती है फ्रॉम सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या थी? दैट वाज MVR इक्वल टू NH/2π²। मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि दिस कूलम फोर्स इज प्रोवाइडेड फ्रॉम सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस कूलम फोर्स is provided by centripetal force। कि ये जो कूलम फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स से प्रोवाइड की गई, तो इट मीन्स के सेंट्रीपिटल फोर्स और कूलम फोर्स दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। तो फिर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स को लिख सकता हूँ, दिस कूलम फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फिर मैं लिख सकता हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि इक्वल होती है mv²/r, ये फोर्स इक्वल होगी कूलम फोर्स के, विच इज ZE² डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट R²। ठीक है, यहाँ से अगर आप क्या करना चाहते हैं, आप V² की वैल्यू लेना चाहते हैं तो बड़ा इजीली आप V² की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। अगर R की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो बड़ा इजीली हम R की वैल्यू भी मालूम करेंगे। तो लेकिन सबसे पहले हम R की वैल्यू मालूम करेंगे और उसके बाद हम V² को डिस्कस करेंगे। तो बेटे R की वैल्यू मालूम करने के लिए आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। तो अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। ये R² इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई, और ये सारी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इस तरफ आके डिवाइड। तो मैं लिख सकता हूँ कि R² जब इस तरफ आएगा तो R²/R हो जाएगा। तो मैं इसे लिखूँगा जी R² डिवाइडेड बाय R, ये सारा किसके इक्वल हो जाएगा? ZE², और ये इस तरफ आके डिवाइड हुआ तो ये बन जाएगा जी 4 एप्सिलॉन नॉट। तो पहले लिखा हुआ था, R² उधर चला गया, MV² भी इधर आ जाएगा। तो मैं इसे लिखूंगा जी MV², और ये सारा डिवाइड होगा किसके साथ? ZE² के साथ। बेटे यहाँ तक अगर कोई बात आपको मुश्किल लगती है तो पूछ सकते हैं।
या चलें आगे चलते हैं जी। आर स्क्वेयर और आर कैंसिल, आर इक्वल टू, मैंने बोल दिया कि यहाँ तो कोई बात मुश्किल हो पूछ सकते हैं, वैसे आप कमेंट कर सकते हैं। तो आर एप्सिलॉन नोट, आर 4 पाई एप्सिलॉन नोट एम वी स्क्वेयर और साथ में ये सारा जी ई स्क्वेयर वैसे ही आ गया। अब इस इक्वेशन को आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का या इक्वेशन ए का, या जो भी आपको ईजी लगे आप वो नाम दे सकते हैं इस इक्वेशन को। तो इसे हम नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन ए है जी। अब अगर आप इस इक्वेशन ए को देखें, फ्रॉम इक्वेशन ए हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि आर और वी क्या हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कि आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वेयर। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऐसे ऑर्बिट में है जिसका रेडियस ज़्यादा है, तो उस इलेक्ट्रॉन में उस रेडियस में या उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने की स्पीड या वेलोसिटी डिपेंड करता है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट पे। अगर रेडियस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लेस स्पीड से ऑर्बिटिंग करेगा, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन के लिए मान लें कि हाइड्रोजन के एक से ज़्यादा ऑर्बिट हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो कि हाइड्रोजन के अपर ऑर्बिट में होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। अगर इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में आ जाता है तो वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। यानी कि रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगा वेलोसिटी कम होगी, या रेडियस कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इफ़ रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज़ लार्ज या हायर, जो भी आप लिखना चाहें, देन velocity will be small। तो यहाँ से हमें ये मैसेज कन्वे हुआ कि अगर रेडियस ज़्यादा है तो वेलोसिटी जो है वो कम होगी। और अगर हाइड्रोजन के लिए बात करें तो इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी अब्जॉर्ब करके अपर ऑर्बिट में चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है अपर ऑर्बिट्स में वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ तक हमने अभी फ़िलहाल आर के लिए जो था वो इक्वेशन सेट की। अब हम नेक्स्ट करने क्या जा रहे हैं, इक्वेशन को फर्दर रीअरेंज करेंगे। मैं ये साइड रिमूव कर रहा हूँ बेटे, आप लोग अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाइएगा, अपने हिंट्स ज़रूर लिखिएगा साथ साथ कि ये जो इक्वेशन लिखी थी इसकी रीज़न क्या थी, ताकि आपको पता हो, आपने सीखा गया हो। अब नेक्स्ट हमने करना क्या है, हमने वेलोसिटी वाले फैक्टर को एलिमिनेट करना है। तो वेलोसिटी वाले फैक्टर को एलिमिनेट करने के लिए हमें पता है, वी नो, बोहर्स ने अपने एटॉमिक मॉडल में बताया था, बाय बोहर्स मॉडल, क्या कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में पाया जाएगा जहां पे एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल होगा, NH/2π के। तो मैं लिख सकता हूं कि MVR इक्वल हो जाएगा जी NH/2π। ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ के भी आए हैं। M और R मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस तरफ आके डिवाइड, तो V आपके पास इक्वल हो जाएगा जी क्या, NH/2π और साथ में MV। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी यहाँ तक। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन का स्क्वायर ले लूँ तो V स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, N² H² / 4π² M² और सॉरी R यहाँ पे आया था, मैंने V लिख दिया था, और साथ में R²। लें जी, यहाँ तक तो सारा काम आसान था। H आपको पता है प्लांक्स कांस्टेंट है, N इज़ द नंबर ऑफ द शेल या क्वांटम नंबर, M इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, R इज़ द रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग कर रहा है। अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे दूं
कि लेट से ये क्या है, इक्वेशन 1 है। तो आप क्या करें, आप इक्वेशन 1 से वी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन ए में पुट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं बेटे इस तरफ रिमूव करूंगा और साथ साथ लिखता जाऊंगा, आप लोग नोट करते जाइएगा। तो मैं लिखूंगा जी पुटिंग वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन ए। पुटिंग वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में आप वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन ए पहले मैं लिख लेता हूं, आपके पास क्या है, आर इक्वल है फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में m है और m के साथ v है। तो v की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर और साथ में r स्क्वायर, और इस इक्वेशन में ऊपर क्या लिखा था जी, e स्क्वायर। अब ये अगर मैं सिंपल बात करूं तो ये पहला बटा, ये दूसरा बटा और ये वाला तीसरा बटा, यानी कि सबसे ऊपर उसके नीचे सबसे उसके नीचे। ये थर्ड वन जो है ये फर्स्ट वन से हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई होगा। तो मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूं ताकि मेरे लिए इक्वेशन की कटिंग जो है वो आसान हो जाए। तो मैं इसे लिखूंगा जी, नीचे वाली वैल्यूज तो वैसे ही आ जाएंगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m आ गया और साथ में n स्क्वायर और h स्क्वायर भी है, n स्क्वायर और h स्क्वायर, और ऊपर था जी आपके पास e स्क्वायर, और ये वाला ऊपर आ जाएगा इंटू 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर और साथ में r स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, कैंसिलेशन कर देनी यहाँ से। अगर हम देखें तो 4 से कैंसिल होगा, पाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, m स्क्वायर से कैंसिल होगा, ठीक है, और बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो कैंसिल नहीं हो रही। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आपके पास आ जाएगा जी r इक्वल हो जाएगा, डिवाइड करके पहले नीचे वाला लिख लेते हैं, 4 भी कैंसिल हो गया, पाई भी एप्सिलॉन नॉट है नीचे, साथ में n स्क्वायर है और साथ में h स्क्वायर है, और ऊपर आपके पास क्या है, e स्क्वायर और साथ में क्या है जी, पाई है, m है और साथ में r स्क्वायर है। अब हम क्या मालूम कर रहे हैं, हम रेडियस मालूम कर रहे हैं। r इस तरफ भी आ गया, इस तरफ भी आ गया, इसका मतलब मुझे दोनों में से एक r को अब कैंसिल आउट करना पड़ेगा। ये सारा इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आगे मल्टीप्लाई होगा, और ये सारा r के अलावा जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा। तो मैं ये जो इधर डिवाइड हो रहा है इस तरफ आगे मल्टीप्लाई होगा, तो एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर लिख दिया, डिवाइडेड बाय ये सारा जो मल्टीप्लाई है इस तरफ आगे डिवाइड होगा, तो e स्क्वायर पाई m और साथ में आपके पास r जो था वो इसके स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा। तो ये सारा किसके इक्वल आ गया जी, r के इक्वल आ गया। बड़ा आसान काम था जो मैंने यहाँ से किया। ये सारा डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो मतलब ऊपर लिखा जाएगा। तो मैंने एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर लिखा, r स्क्वायर को मैंने यहाँ पे रहने दिया, बाकी सारा मल्टीप्लाई हो रहा था इधर दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो मैंने इसके नीचे डिवाइड कर दिया। तो ये बन गया जी आपके पास e स्क्वायर पाई और m आ गया, r स्क्वायर को अपनी जगह पे रहने दिया, और ये r इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड होगा तो इसके r से कैंसिल, तो r इक्वल टू दिस। इस इक्वेशन को अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसे लिख सकता हूं कि r आपके पास इक्वल हो जाएगा जी किसके, एप्सिलॉन नॉट
एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाय जी ई स्क्वेयर पाई एम, और एन को मैंने सबसे अलहदा कर दिया और साथ में क्या लिख दिया, एन स्क्वेयर लिख दिया। ठीक है, इसको आप इक्वेशन बी का नाम दे दें या इक्वेशन 2 का नाम दे दें, जो भी आपको आसान लगे आप नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। ले जी, मैं इसे इक्वेशन नंबर बी का नाम दे रहा हूँ जी। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को अगर मैं हाइड्रोजन के लिए लिखूंगा, मैं ये बेटा रिमूव कर रहा हूँ, ज़रा देखते रहिएगा साथ साथ। इसी इक्वेशन को मैं हाइड्रोजन के लिए अगर लिखूँ तो कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि फॉर हाइड्रोजन, अगर ये स्ट्रक्चर मैं हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर मान लूँ तो इसका मतलब, अब हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ तो हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, Z इज़ इक्वल टू 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका मतलब Z की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। तो ये इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरह नहीं बन जाएगी दोबारा से कि R इक्वल हो जाएगा किसके, एप्सिलॉन नॉट H स्क्वेयर डिवाइडेड बाय E स्क्वेयर पाई M, और ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा होगा किसके साथ, N स्क्वेयर के साथ। अब अगर आप इस सारे फैक्टर को देखें तो ये क्या है, कांस्टेंट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एप्सिलॉन नॉट H स्क्वेयर डिवाइडेड बाय पाई M इज़, और साथ में E स्क्वेयर भी है, ये क्या है, इज़ अ कांस्टेंट। ये सारा ही कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस सारे फैक्टर की वैल्यूज़ चेंज नहीं होंगी। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.84 इंटू 10⁻⁻, मैंने वैल्यू यहाँ पे आपको बताई थी, कूलम स्क्वायर जाउल, उसमें इसके यूनिट्स भी बताए थे साथ। एच का प्लांक्स कांस्टेंट था आपके पास, वैल्यू आपको बता दी थी इसकी। पाई आपको पता है वैल्यू 3.31416। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आपको पता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19। मैस आपको पता है 9.1095 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो इसका मतलब सबकी वैल्यूज़ फिक्स हैं, तो ये सारा क्या है, कांस्टेंट है। अगर आप सबकी वैल्यूज़ पुट करें तो ये सारा आपके पास किसके इक्वल होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंड इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉन, और एंगस्ट्रॉन हमें पता है किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻10 मीटर के। तो इस इक्वेशन, मैं इस इक्वेशन को अब इक्वेशन सी का नाम दे रहा हूं। ले जी, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर सी का नाम दे दें। तो इसका मतलब इक्वेशन सी को फिर मैं इस तरह लिख सकता हूं, देन इक्वेशन सी कैन बी रिटन एज, कि आप इक्वेशन सी को इस तरह लिख सकते हैं, क्या जी, कि R इक्वल टू इस सारे की जगह हम क्या लिखेंगे, 0.529 एंगस्ट्रॉन, 0.529 एंगस्ट्रॉन और साथ में n स्क्वेयर। ये वैसे ही आपके पास आ गया। कहीं ना कहीं ये इक्वेशन हमने सेट कर ली फॉर डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट या nth ऑर्बिट या वो ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटिंग कर रहा होगा। ले बेटे, मैं इसको दोबारा से हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये वो इक्वेशन थी जिसके लिए तब से हम अपनी सारी कैलकुलेशन जो थी वो कर रहे थे। ले जी, अब इस इक्वेशन की मदद से हम पहले ऑर्बिट का रेडियस भी मालूम कर सकते हैं हाइड्रोजन के लिए, दूसरे का भी, तीसरे का भी। ज़रा बेटे अब साथ साथ देखते जाइएगा। तो नेक्स्ट बेटे इसे हम कंप्लीट करेंगे। मैं ये साइड भी रिमूव कर देता हूँ कि अब हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके या इस इक्वेशन की मदद से हाइड्रोजन एटम के जो डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं उनके रेडियाई हम मालूम करेंगे, क्योंकि ये काम ही हम हाइड्रोजन एटम के लिए कर रहे थे। तो इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन डी का नाम दे देता हूँ ताकि मैं बाय नेम आगे बात कर सकूँ। इक्वेशन डी है जी ये। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे जी, बाय यूजिंग
equation D, we can calculate radii of different orbits of hydrogen. आप हाइड्रोजन एटम के डिफरेंट ऑर्बिट्स के रेडियाई मालूम कर सकते हैं। कैसे कि चलिए मैं इसको आसान करने के लिए इस तरह लिख देता हूँ। मैं इस तरफ लिख दूंगा जी व्हेन n इक्वल टू, यानी कि कितनवा जब ये शेल होगा तो फिर देन r आपके पास क्या होगा, रेडियस आपके पास क्या होगा। जब n आपके पास क्या होगा और तब रेडियस आपके पास क्या होगा। इसको इस तरह देख लेते हैं। जब आपके पास बेटे n इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब आप पहले शेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर R1 यानी कि पहले शेल का जो रेडियस है वो 0.529 एंगस्ट्रॉन के इक्वल होगा। 0.529 एंगस्ट्रॉन के इक्वल होगा। कब? जब आपके पास फर्स्ट शेल है। अगर हम n इक्वल टू 2 कर दें, ठीक है, तो जब आप n इक्वल टू 2 करेंगे तो आपके पास जो रेडियस होगा, सेकंड जो ऑर्बिट है उसका रेडियस, अब आपने करना क्या है, इस इक्वेशन में n की जगह 2 पुट करेंगे, स्क्वायर लेंगे, 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.11 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। अगर आप n इक्वल टू 3 कर देंगे तो रेडियस आपके पास थर्ड ऑर्बिट का आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा जी 4.75 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। इसी तरह जब आप क्या करेंगे जी, n इक्वल टू आप सॉरी 4 करेंगे, चलो मैं कलर चेंज नहीं, यही कलर यूज़ कर लेते हैं। n इक्वल टू 4 करेंगे तो रेडियस आपके पास जो है वो फोर्थ ऑर्बिट का आ जाएगा, दैट विल बी 8 पॉइंट समथिंग एंगस्ट्रॉन। और जब आप n इक्वल टू 5 करेंगे तो रेडियस आपके पास फिफ्थ ऑर्बिट का आ जाएगा 13.22 एंगस्ट्रॉन। आई थिंक गाइस 8.4 है ये भी। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस आपने यहाँ 1 पुट किया, रेडियस आ गया। सेकंड ऑर्बिट के लिए n की जगह 2 पुट किया, रेडियस आ गया। थर्ड ऑर्बिट के लिए n की जगह 3 पुट किया, रेडियस आ गया। फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए आप इजीली अब रेडियस मालूम कर सकते हैं। हाइड्रोजन के डिफरेंट ऑर्बिट्स जो हैं उनका रेडियस मालूम कर सकते हैं। अब आपने जो है वो रेडियस जो है इनके ऑर्डर बताना है कि कौन सा रेडियस जो है वो बड़ा होगा, कौन सा रेडियस जो है वो स्मॉलर होगा। अब वो कहते हैं जी कि यहाँ मैं इसे हेडिंग दे देता हूँ कि साइज ऑफ रेडियाई या कंपैरिजन ऑफ रेडियाई भी आप कह सकते हैं ऑफ डिफरेंट ऑर्बिट्स, कि डिफरेंट ऑर्बिट्स जो हैं इनके साइजेस अब आपने देखने हैं। तो इसको वो एक ऑर्डर के फॉर्म में बताते हैं। वो कहते हैं जी कि R2 माइनस R1 अगर आप देखेंगे तो ये स्मॉलर होगा R3 माइनस R2 से, यानी कि जो पहले और दूसरे रेडियस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम है। अगर मैं शेल्स बनाना शुरू कर दूं यहाँ पे तो ये पहला शेल, ये आपके पास हो जाएगा जी दूसरा शेल और ये तीसरा शेल। अगर आप देखें तो फर्स्ट और सेकंड शेल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम है, लेकिन सेकंड और थर्ड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। इसी तरह फोर्थ और भी बहुत ऊपर आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि थर्ड और फोर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो और भी ज़्यादा हो जाएगा एंड सो ऑन। इसका मतलब जैसे जैसे आप अपर ऑर्बिट्स में जाते जाएंगे तो रेडियाई जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। तो मैं इस सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे लिखूँगा कि एज वी मूव इन हायर ऑर्बिट्स रेडियाई
ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीजेस। जैसे जैसे आप ऊपर वाले ऑर्बिट्स में जाते जाएंगे तो जो रेडियाई हैं, एक रेडियस होगा और रेडियस की जो सम है या जमा है उसे आप रेडियाई कहेंगे। तो ये रेडियाई इंक्रीज करते जाएंगे। इसके अलावा बेटा इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए आप किसी भी एटम का अगर गिवन ऑर्बिट होगा तो आप उसका इजीली रेडियस मालूम कर सकते हैं। तो बेटा ये हमारा आज का लेक्चर था। आपने कोशिश करनी है कि अपने लेक्चर नोट्स बनाने हैं। इसके साथ साथ यूनिक नोट्स ज़रूर देखिएगा। यूनिक नोट्स में आपको कौन सा क्वेश्चन कब आया, कितनी बार रिपीट हुआ, फ्रीक्वेंसी भी बता दी जाएगी उसकी। आपको क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस पता चलती जाएगी। साथ साथ हम एक्सरसाइज से भी इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो बेटे हमारा ये आज का लेक्चर था। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बेटे। अस्सलाम वालेकुम।